शासन में हम सब विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी ही। भव्यात्मा एक बहुत बड़े सेठ थे। उनका इकलौता बेटा था। दुर्भाग्य से उस बेटे की मां उसके बचपन में ही चली गई थी। सेठ जी को, पिताजी को व्यापार से फुर्सत नहीं थी। धन इतना था, इकलौता बेटा था, घर में मां नहीं थी, संस्कार कौन देता। उस धन संपत्ति के कारण, ऐशो आराम के कारण वह बेटा बिगड़ता गया, व्यसनों में लिप्त हो गया। करते करते वह पूरे धन को, संपत्ति को समाप्त करने लगा। इधर पिताजी भी वृद्ध होते गए और बेटे की चिंता में सेठ जी, पिताजी दिन ब दिन बीमार और बीमार होने लगे। एक दिन ऐसा आया, डॉक्टरों ने कह दिया कि सेठ जी अब आपका समय लंबा नहीं है। याद आई सेठ जी को, इतना लुटाने के बाद भी अभी भी मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। अगर बेटा अभी नहीं संभल पाया, फिर मेरे जाने के बाद बेटे का क्या होगा। धन संपत्ति कोई बड़ी बात नहीं, पर बेटे के ना आगे ना पीछे कौन ध्यान रखेगा। उन्हें मित्र की याद आ गई। सेठ जी ने अपने दूसरे मित्र को, जो सेठ जी ही थे, उनको बुला लिया और हाथ जोड़ के उस मित्र से निवेदन किया। कहने लगा कि भाई, मैं तो अब 2-4 दिन का मेहमान बचा हूं। अगर तू कुछ मेरे बेटे के बारे में कर सकता है, कुछ अच्छा सोच सकता है तो बता। इतना बस कह दे कि मैं ध्यान रखूंगा, तो मेरी अंतिम सांसें, अंतिम दिन अच्छे से निकल जाएंगे। मित्र कहता है, सेठ जी क्यों विकल्प करते हो? मत करो विकल्प, बस मैं जितना काम कह रहा हूं उतना करने की मुझे आज्ञा दे दो। सेठ जी के पास दूसरा कोई था नहीं, बेटा सुनने वाला था नहीं। मित्र से कह दिया, जी ठीक है, आप जैसा उचित समझो वैसा कर देना। मित्र ने आश्वासन दिया, आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रखने के लिए हूं, बेटे का भी ध्यान रखूंगा और तुम्हारे धन संपत्ति का भी ध्यान रखूंगा। क्या करना है? कुछ नहीं। जिस घर में तुम रहते हो, जिस मकान में तुम रह रहे हो, उसके दक्षिण कोने में ये तुम्हारी जितनी नकद है, धन संपत्ति, सोने, हीरे जवाहरात है, मैं वही एक गड्ढा करके काटने वाला हूं। वो बीमार सेठ जी पूछते हैं, मित्र उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? वो कहता है, उससे क्या होगा मैं देख लूंगा। आज तो तुम्हारी धन की रक्षा हो गई, कल इसी धन से तुम्हारे बेटे की रक्षा होगी। अब मित्र ने इतना आश्वासन दिया था, मित्र ने कहा था, सेठ जी के अंतिम सांसें चल रही थी। जैसे ही धन संपत्ति की व्यवस्था की, बेटे की
रक्षा की मित्र ने आश्वासन की बात सुनी मित्र से, सेठ जी सो गए। सेठ जी हमेशा के लिए सो गए। बेटे को कौन दुख था? उसे तो धन संपत्ति से मतलब था। उतना गाड़ के रखने के बाद भी इतनी धन संपत्ति, इतने सारे मकान, इतनी सारी प्रॉपर्टी उसके सामने थी। और जिसको फ्री का खाने की आदत हो जाती है, कौन मेहनत करना चाहता? बचपन से किशोर अवस्था तक पिता ने कुछ नहीं पूछा। अब तो युवा हो गया था, कौन पूछने वाला था? उसे इतना भी भान नहीं रहा, आज मैं इस धन संपत्ति को खा लूंगा, कल क्या बचेगा मेरे पास? अब तो पिताजी भी नहीं है, उनका व्यापार भी नहीं है। नहीं समझ में आया। दिन रात मात्र वह कभी इस प्रॉपर्टी को बेचे, कभी उस प्रॉपर्टी को बेच बेच कर अपनी इच्छाओं की, अपने व्यसनों की पूर्ति की। जो उधार देने वाले थे वे भी समझ गए, अब पिताजी नहीं, इसकी प्रॉपर्टी भी समाप्त हो गई है, अब इसको उधार क्यों दिया जाए। सबने हाथ खड़े कर दिए। अब खाने पीने के भी बेचारे उस बेटे के लाले पड़ गए। कब तक बेच के खाता? रोज की कुछ कमाई होती तो कुछ तो दिन निकलता। पर पिता के धन प्रॉपर्टी को बेच बेच कर अब मात्र जिस घर में, जिस मकान में रहता था, वह मकान बचा। मकान काय का? मकान काय का? मात्र छत, कुछ खंबे और जमीन बची थी। घर मकान में जो जो उपयुक्त सामग्री थी वह भी उसने बेच बेच कर पेट भरना था। अब व्यसन नहीं कर पा रहा था, पर खाने के लिए, पीने के लिए तो कुछ चाहिए था। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से मयूर भैया नहीं होते। कहाँ करोड़पति व्यक्ति अगर भीख मांगने की हिम्मत होती तो शायद वह बेटा चक्रेश भैया भीख मांगने भी पहुंच जाता। पर दम नहीं थी किसी के घर के सामने जाकर भीख मांगने की, पर पेट भरना था। कभी सूखे चने खाके, कभी मात्र पानी पी के, कभी भूखे पेट ही उस छत के नीचे सो जाता था। इतना जरूर था कि सोने के लिए फुटपाथ पर नहीं आया था और किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ी। अब सब संबंध टूट गए थे। ऐसे ही होता है, जब अच्छे दिन होते हैं तब सच्चे मित्र मिलते हैं, और जब दिन बदल जाते हैं तो वे सच्चे भी अच्छे नहीं रह पाते। वे ही कहते, हाँ आगे होगा मांगने के लिए, खत्म हो गया ना, अब मेरे अलावा कोई है नहीं देने के लिए, आ गया मांगने के लिए। मत इतराना अच्छे दिनों में, पता नहीं कल कैसे दिन किसके सामने आ सकते हैं। उसे याद आया कि पिताजी के अंतिम सांसों के समय में उनका एक मित्र, जिनको बचपन से मैं चाचा जी कह के जानता था, वो भी तो सेठ जी है। देख लो, उनके पास जाकर पूछ लो, कुछ मदद मिल जाए, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। जब धन था तब व्यर्थ कामों में लुटा दिया, अब कुछ नहीं था, अब भूख प्यास समझ में आ रही है। ऐसे ही दिनों में व्यक्तियों की और स्वयं की पहचान होती है। नहीं देखा आपने? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। समय आने पर कोई काम में नहीं आता। हमदर्द तो बहुत है, हमदर्द तो बहुत है,
पर काम के हरीश भैया चंद होते हैं, हमदर्द बहुत होते हैं, काम के चंद होते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पर चक्रेश भैया उनके दरवाजे भी बंद होते हैं। सबने हाथ खड़े कर दिए कि अभी ये भीख हमसे पैसे मांगेगा, कमाने का कोई साधन नहीं, क्या उधार दे, क्या रोटी खिलाए। चाचा की याद आ गई, उस सेठ जी मित्र जो पिता के मित्र थे उनके पास पहुंचा, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, चाचा जी आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आप इसी नगर में रहते हो, आपको मेरी सब बातें पता है, आपसे कुछ मदद की इच्छा लेने के लिए आया हूं। वो कहते हैं कैसी बात करते हो, तू करोड़पति आदमी मुझसे मदद मांग रहा है, मेरे सामने हाथ जोड़ता है। बेटा कहता है चाचा जी दुनिया मजाक कर रही है, फिर भी समझ में आता है, आप तो मेरे पिता के सच्चे मित्र थे, आप तो मजाक मत करो। कहते नहीं बेटा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी भी तू करोड़पति है। आंखों से पानी आने लगा बेटे के। बेटा कहता है चाचा जी यहाँ खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, किसी के घर के पास जाकर पानी भी पी लूं तो लोग धुतकार कर भगा रहे हैं, और आप कैसा मजाक कर रहे हो, मुझ जैसे भिखारी इस क्षुद्र प्राणी को करोड़पति कह रहे हो। हाँ बेटा, तू अभी भी करोड़पति है, मान ले मेरी बात को, मान ले मेरी बात को। कहता है कैसे मानूं कि मैं करोड़पति हूं, कल से आज तक मुख में कुछ भोजन भी नहीं रखा है, ये कपड़े दिख रहे हैं, मात्र शरीर ढाकने के कपड़े बचे हैं, वो मकान भी, हाँ बेटा वही मकान, जिस मकान में मकान भी नहीं बचा चाचा, चाहे तो आप चल के देख लेना, बस रात में आसमान से उस धूप छाव से बरसात से बचने के लिए छत बचा है, जमीन कुछ खंबे और कुछ दीवारें खंडहर बचा है। तो बेटा सब कुछ मुझे पता है, फिर भी तू करोड़पति है। वो कहता है चाचा जी मुझे सिद्ध करके बताओ कि मैं करोड़पति कैसा हूँ। ठीक है मान ली एक क्षण के लिए आपकी बात, आप मेरे पिता के अच्छे सच्चे मित्र थे, अब बताओ मैं करोड़पति कैसा हूँ। कहते जाओ बेटा, मेरी बात का विश्वास करो, तू जा, घर चले जाना, जिस मकान में तू रहता है उस मकान के दक्षिण कोने में जाकर तू एक 5 फीट का गड्ढा खोद ले, वहां तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बस सोचने लगा चाचा जी भी अच्छा मजाक करना जानते हैं, अगर गढ़ा था तो इतने दिन उन्होंने बताया क्यों नहीं, और बता रहे हैं क्या भरोसा है कि नहीं है। चाचा ने कह दिया बेटा जाके देख तो आओ, मैं कह रहा हूं नहीं होगा तो वापिस आ जाना, पर एक बार देख के तो आ जाना। बेटा सोचते सोचते पहुंचा, चाचा कह रहे हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि भी नहीं है, क्या है कैसा है, अगर था तो बताया क्यों नहीं। चलते चलते मकान में पहुंचा, घर में पहुंचा, चाचा की उतनी बातों पर विश्वास करके उसने भूमि खोदना प्रारंभ किया। रखा किसने था, उसका धन जरूर था, धन पिता से मिला हुआ स्वयं उस बेटे के ही नाम का धन था, पर थोड़ा सा ही जैसे उसने गड्ढा खोदा उसे धन मिल गया, उसे अपना स्वयं का धन, करोड़ों के हीरे जवाहरात सोने चांदी नकद सब कुछ सामने मिल गया। वो तो पगला सा गया, कहाँ मैं भीख मांग रहा था, भीख मांगने की तैयारी कर रहा था, कहाँ चने खा के पानी पी के भूखे सो जाता था, और कहाँ ये करोड़ों का धन। पगला सा गया, कह रहा है ये धन मेरा नहीं है, अगर सभी मकानों जैसा ये मकान भी मैं बेच देता तो किसका होता धन। नहीं,
ये धन मेरा नहीं है, ये उन्हीं चाचा का है जिन्होंने मेरे ऊपर इतने बड़े उपकार किए हैं। ये मेरा धन नहीं है, मैं ये धन चाचा को दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया है कि तेरा धन है पर मेरा नहीं है। उनके उपकार है ना, मैं उन उपकारी के प्रति अपने उपकारों की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये पूरा धन उनको दे दूंगा। पुनः वैसी ही जो खोदा था मिट्टी को ऊपर से ढाक कर दरवाजा लगाकर चाचा के पास दौड़ा। चाचा जी, आप वास्तव में सही कह रहे थे, आप महान हो। वो तो उनके चरणों में लौट गया। ये धन मेरा नहीं है चाचा जी, ये धन मेरा नहीं है, ये धन आपने निकलवाया है, ये आपका है। चाचा को क्या जरूरत थी? उस मित्र ने अपने वह मरते हुए मित्र को वचन दिया था, मैं तेरे धन की भी रक्षा करूंगा और तेरे संतान की, तेरे कुल परंपरा की भी रक्षा करूंगा। कमी नहीं थी। चाहता तो सेठ जी उसका धन भी हड़प कर सकता था, पर वह सच्चा मित्र था। सच्चा मित्र था। मित्र की परीक्षा भी संकट के दिनों में होती है। अच्छे दिनों में तो हजारों मित्र मिलेंगे, हजारों मित्र मिलेंगे, पर संकट के समय में, विषमता के समय में जो तुम्हारे कंधे से कंधा लगाकर खड़ा होता है, वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है। स्वयं करोड़पति था ही, पर करोड़ किसी के मिल रहे थे। बेटा स्वयं मुंह से कह रहा था, ले नहीं सकता था क्या? ले लेता तो क्या जाता, और 1 करोड़ के 2 करोड़ का पति स्वामी बन जाता, पर नहीं। मित्र को आश्वासन दिया था, मैं तुम्हारे धन की रक्षा तुम्हारे बेटे के लिए और बेटे की रक्षा तुम्हारे धन के लिए करूंगा। कुछ दिनों में उनके दिन बदल जाएंगे। चाचा कहने लगे, बेटा ये धन ना मेरा है, ना मैंने कभी उसको अपना माना है। ये धन तुम्हारे पिता का है, आज पिता नहीं है। ये धन वैभव सब कुछ तेरा है, तुझे ले जाना है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मात्र कुछ समय की हालात की, स्थितियों की, परिस्थितियों की व्यवस्था को देखकर मैंने उसे ढाक के रखा था। आज तू समझदार हो गया है, इतना समझदार हो गया है, तू अपने धन संपत्ति की सुरक्षा तू स्वयं कर सकता है। इसलिए मैंने आज तुझे अपने धन संपत्ति की रास्ता उस स्थान तक पहुंचा दिया है। मेरा उसमें कुछ नहीं है।